हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का संभव बैच में। मैं आपका फैकल्टी जावेद हक। एनसीईआरटी एंशिएंट इंडिया प्रोफेसर रामशरण शर्मा की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग अब इसको खत्म करने ही वाले हैं। 2 ही 3 चैप्टर्स इसके बचे रह गए हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेने जा रहे हैं, जिसमें हर्षा एंड हिज टाइम, हर्षवर्धन एवं उनका समय काल, ये चैप्टर 23वां या 24वां चैप्टर होता है आर एस शर्मा सर की एनसीईआरटी का। और एक्चुअली देखिए, आर एस शर्मा एनसीईआरटी को कई पब्लिकेशन हाउसेस ने फिर से, प्रकाशन समूहों ने फिर से पुनर्मुद्रित रीप्रिंट किया है। तो और कुछ 1-2 चैप्टर्स भी जोड़ दिए। इस वजह से एनसीईआरटी, आर एस शर्मा की ही एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर्स के श्रृंखला में, इंडेक्स में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। एक आध चैप्टर, 2 चैप्टर जुड़ने से चीजें ऊपर नीचे हो गई हैं। तो या तो 23वां चैप्टर होता है या तो 24वां चैप्टर होता है, ऐसे ही कुछ होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण मुद्दा ये नहीं है। महत्वपूर्ण मुद्दा है अध्याय का शीर्षक, वो है हर्षवर्धन एवं उनका समय। तो चलिए इस अध्याय को लेते हैं और हर्षवर्धन एवं उनके समय के महत्व को भारतीय इतिहास में समझते हैं। तो हम लेने जा रहे हैं हर्ष एवं उनका समय। ठीक है, जो पुष्यभूति पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। तो हर्षवर्धन को आप भारतीय इतिहास का एक खंड, प्राचीन भारतीय इतिहास का अंतिम बड़ा राजा समझ सकते हैं या अंतिम सम्राट समझ सकते हैं, क्योंकि हर्षवर्धन के बाद फिर उत्तरी भारत राजनीतिक विखंडन, पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन का शिकार बन जाएगा। तो हर्षवर्धन का कि ये एरिया काफी बड़ा है और आपको दिखाई दे रहा है कि हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में जो पुष्यभूति राजवंश से संबंधित थे, उन्होंने उत्तरी भारत के एक बड़े हिस्से को एक सूत्र में बांध दिया था, एक सूत्र में पिरो दिया था। इनके पहले उत्तरी भारत पे गुप्त राजवंश ने शासन किया और गुप्त राजवंश ने उत्तरी भारत के एक बड़े, इससे भी बड़े हिस्से को हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा हुआ है कि राजनीतिक सूत्र में बांध दिया था। तो गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासक जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और या फिर अंतिम प्रभावशाली शासक स्कंदगुप्त, उन्होंने उत्तरी भारत को एक सूत्र में बांधे रखा, राजनीतिक और बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी बांधे रखा था। लेकिन 550 ईस्वी तक आते आते गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया और फिर से उत्तरी भारत राजनीतिक विखंडन का शिकार हो गया। यानी कि फिर से छोटे छोटे राजवंश, कई राजवंश आ गए, परंतु एक बार पुनः गुप्तों के पतन के बाद एक बार पुनः उत्तरी भारत के एक बड़े हिस्से को, यद्यपि कि उतने बड़े हिस्से को तो नहीं जितने कि गुप्तों ने एक सूत्र में बांध दिया था, फिर भी तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम ही सही, लेकिन एक बार पुनः गुप्तों के बाद उत्तरी भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का काम हर्षवर्धन सम्राट ने कर ही दिया था, जो कि पुष्यभूति राजवंश से संबंधित थे। ठीक है, और ये पहले ये लोग पुष्यभूतिज पहले थानेश्वर, स्थानेश्वर भी बोला गया है, स्थानेश्वर से शासन करते थे। तो ये हरियाणा से लेकर के बंगाल के कुछ हिस्सों तक उत्तरी भारत को एक कर देंगे। तो शुरुआत में ये स्थानेश्वर से, पुष्यभूति लोग स्थानेश्वर से शासन कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में फिर ये कन्नौज पर आधिपत्य जमाते हैं और कन्नौज
पर आधिपत्य जमाकर वहां से अपना शासन प्रारंभ करते हैं। तो हर्षवर्धन के शासन का जो मुख्य केंद्र है वो कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज, आम बोलचाल में कन्नौज कह दिया जाता है। तो कन्नौज सीट ऑफ गवर्नेंस हो जाता है, सत्ता का एक प्रमुख केंद्र हो जाता है हर्षवर्धन के समय में। ठीक है, हर्षवर्धन के पहले जो भी राजनीतिक परिस्थितियां हैं एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि राजनीतिक विभाजन अगर हम देखें प्राचीन भारत का, तो राज्य निर्माण की प्रक्रिया में कुछ छोटे छोटे ही सही 16 महाजनपदों का निर्माण हुआ था। ये रहे 16 महाजनपदों के छोटे छोटे क्षेत्र, आज के 2 या 3 जिलों के बराबर समझ लीजिए एक महाजनपद हुआ करता था। और महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के शासनकाल में, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाया और भगवान महावीर की जीवनी भगवती सूत्र में इन महाजनपदों के विषय में पता चलता है, इनकी संख्या और इनकी राजधानियां, जो कि नगर राजधानी नगर हुआ करते थे। तो यहां से हमें राज्य निर्माण की प्रक्रिया दिखाई दे रही, यद्यपि कि ये 2-2, 3-3 जिले के बराबर राज्य हैं जिन्हें महाजनपद ही कहा जाए तो ज्यादा उचित होगा। और फिर इन 16 महाजनपदों में एक महाजनपद मगध, जो अपने भौगोलिक अवस्थिति, लोहे और कोयले की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, रणनीतिक स्थिति, भौगोलिक अवस्थिति, नदियों से यातायात, 3 तरफ से नदियों से गंगा गंडक सोन से घिरा होना और बेहतरीन राजाओं का इसे साथ मिलना, और मगध धीरे धीरे करके अन्य महाजनपदों को एलिमिनेट करता जाता है, समाप्त करता जाता है। और फिर उत्तरी भारत के एक बड़े हिस्से को ये मगध अपने शासन में ले लेता है और फिर मगध का राज्य बनता है, मगध का राज्य। और इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगृह या राजगीर कहते हैं आजकल, राजगृह। और बाद में दूसरी राजधानी जो बनती है विधिवत, वो पाटलिपुत्र, पटना, लेकिन वर्तमान पटना नहीं, पटना में एक जगह है कुम्हराहारा। तो उत्खनन से जो कुम्हराहार मिला है वो प्राचीन मूल या ओरिजिनल पाटलिपुत्र है। तो फिर मगध का राज्य स्थापित होता है। तो आप कह सकते हैं अगर 16 महाजनपदों के बाद हम देखें कि कौन सा पहला बड़ा राज्य बना, तो वो मगध का राज्य था, जिस पर 3 राजवंशों का शासन होता है, ठीक है ना, हर्यंक, शिशुनाग और नंद। और नंदों में जो अंतिम राजा होते हैं धननंद, जो अत्यधिक शक्तिशाली एवं धनवान होते हैं, परंतु धननंद को प्रतिस्थापित कर देते हैं मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मात्र 23 साल के भीतर भीतर चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को यूं कह लीजिए कि रौंद कर रख दिया, यानी राजनीतिक एकता के सूत्र में जीत करके राजनीतिक एकता के सूत्र में बांध दिया। तो मगध के राज्य को प्रतिस्थापित करने का कार्य किया था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इतना बड़ा साम्राज्य भारतीय इतिहास में फिर दोबारा, और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अत्यधिक केंद्रीयकृत साम्राज्य था, एक्सेसिवली सेंट्रलाइज था, ये अत्यधिक संकेंद्रित साम्राज्य था। तो इतना बड़ा साम्राज्य होने के बाद भी ये ढीला ढाला नहीं था, परिसंघ नहीं था, अत्यधिक केंद्रीकृत साम्राज्य था, जो वर्तमान बांग्लादेश से लेकर के अफगानिस्तान तक फैला हुआ था और कश्मीर से लेकर के कर्नाटक और नीचे डीप साउथ सुदूर दक्षिण तक बस 3 यहां पे छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, जो संभवतः मौर्यों के साथ मित्रवत एवं कूटनीतिक संबंधों में थे। अतः मौर्य सम्राटों ने उन्हें जीतने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं किया। और ये तमिलनाडु वाले साइड में चोल, केरल में चेर, या इन्हें कहा ही गया केरल पुत्रास, और बीच में पांड्य। और पांड्य राज्य का तो विधिवत विवरण
मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भी किया है, जो एक यूनानी राजदूत सेलूकस निकेटार के यूनानी राजदूत थे मैगस्थनीज, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र आए थे और तकरीबन 8 साल यहाँ पे मौर्य साम्राज्य में वो रहे थे। और उस पूरे यात्रा वृतांत और अपने अनुभव परीक्षण पर ऑब्जर्वेशन पे जो किताब लिखी थी इंडिका, उसमें पांड्यों का वर्णन भी है कि पांड्य राज्य मोतियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यह भी एक महत्वपूर्ण बात कि पांड्य राज्य पर एक स्त्री का शासन है, ऐसा मैगस्थनीज हमें बताते हैं। तो ये मौर्य साम्राज्य अत्यधिक विशाल, संकेंद्रित, शक्तिशाली साम्राज्य था। लेकिन फिर यह साम्राज्य देखिए 321 ईसा पूर्व से लेके 185 या 187 ईसा पूर्व तक रहा। और चूंकि इतना अत्यधिक संकेंद्रित साम्राज्य है, तो इसके संचालन के लिए जो भी सम्राट होना चाहिए वो अत्यधिक गुणवान और शक्तिशाली होना चाहिए। और ये कहते हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए आपको मोनार्क जो चाहिए, सम्राट जो चाहिए, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज वाला आदमी चाहिए, अतिरेक गुणों से भरपूर। और सम्राट अशोक तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन सम्राट अशोक के बाद के उत्तराधिकारी अयोग्य निकल गए और इतना विशाल एवं संकेंद्रित साम्राज्य को संभाल ही नहीं पाए। तो 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक की मृत्यु होते ही अगले 50 वर्ष को भीतर भीतर ये पूरा का पूरा साम्राज्य भरभरा कर गिर गया। एकदम सडनली बहुत कम टाइम में कोलैप्स कर जाता है 50 साल के भीतर भीतर। फिर हमने पुराने अध्यायों में ये पढ़ा हुआ है कि मौर्य साम्राज्य के बाद, पतन के बाद अगला जो 500 वर्ष होता है उसे मौर्योत्तर काल कहा जाता है। यानी कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद और गुप्त साम्राज्य के उदय के बीच का लगभग 500 वर्षों का वो समय काल या कालखंड मौर्योत्तर काल कहा गया, जिसमें बाह्य आक्रमण भी होते हैं। यूनानी, शक, पहलव, कुषाण और फिर शुंग राजवंश, कण्व राजवंश, दक्खन में सातवाहन या फिर सुदूर दक्षिण में चेर, चोल, पांडे। तो मौर्योत्तर काल में फिर से भारत का एक बार राजनीतिक विखंडन हो जाता है। तो जो राजनीतिक केंद्रीयकरण मौर्यों ने किया था, वो मौर्यों के पतन के अगले 500 साल के बाद फिर से राजनीतिक विखंडन हो जाता है। और इस राजनीतिक विखंडन, देखिए इस राजनीतिक विखंडन की प्रक्रिया को फिर से एक बार दूर करते हैं और फिर से उत्तरी भारत को एक बार राजनीतिक एकता के सूत्र में पिरोने का काम करते हैं गुप्त साम्राज्य के शासक लोग। तो यहां फिर से हम ये देख रहे हैं कि ये देखिए, ये भौगोलिक विस्तार गुप्तास का है। यद्यपि कि मूल केंद्र इनका ये जो है, ये जो दिख रहा है ना इतना एरिया, ये गुप्तास का मूल केंद्र है। और ये विस्तार है उनका, जहां से टैक्स वगैरह वसूली किया करते थे गुप्तास तक पहुंच रहे हैं। तो उत्तरी भारत के एक बड़े हिस्से को गुप्त सम्राटों ने फिर से राजनीतिक एकता के सूत्र में पिरो दिया या बांध दिया। और गुप्तों के नीचे यहां पर उनके संबंधी वाकाटक हुआ करते थे, ठीक है, वाकाटक। और आपको याद होगा कि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश के राजकुमार रुद्रसेन से करा दिया था। परंतु विवाह के कुछ समय के बाद ही रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है, तो इस क्षेत्र पर प्रभावती गुप्त का शासन स्थापित हो जाता है। और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का इस क्षेत्र पर परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, यूं कह लीजिए कि प्रभाव या शासन ही स्थापित हो जाता है। और इस वाले क्षेत्र में गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शक लोग होते हैं, वेस्टर्न क्षत्रपी या पश्चिमी शक क्षत्रप, और इनको हराते हैं सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। और फिर वो उज्जैन को दूसरी राजधानी बना लेते हैं। पहली तो है ही है पाटलिपुत्रा, मगध। दूसरी राजधानी
इधर बना लेते हैं मध्य प्रदेश में उज्जैन, और इस क्षेत्र पे अपना आधिपत्य जमा लेते हैं पश्चिमी शक क्षत्रपों को हरा करके। और चूंकि अब गुजरात चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आ जाता है, तो यहां पर वो बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के चलाकर व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन देते हैं। और गुजरात वैसे भी बंदरगाहों, प्राकृतिक और बड़े अच्छे अच्छे बंदरगाहों से युक्त। तो गुप्त साम्राज्य एक बार फिर से उत्तरी भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में पिरो देता है, यानी कि बांध देता है। और देखिए फिर से गुप्त साम्राज्य, तो गुप्त साम्राज्य वैसे तो 275 से 550 ईस्वी के बीच का रहा है ना, लेकिन प्रमुखता से गुप्तों ने जो शासन किया वो 120-125 साल से अधिक नहीं किया। तो अगर हम इसका शासनकाल देखें, गुप्त राजाओं का शासनकाल देखें, तो ये लोग शासन कर रहे हैं मुख्यतः 319 ईस्वी से लेकर के 450 या 455 ईस्वी तक। और वैसे ये इसके पहले भी हैं, 275 ईस्वी से ही चले आ रहे हैं, जब श्री गुप्त ने गुप्त साम्राज्य की नींव डाली थी, जो संभवतः वैश्य थे। और ये 455 के आगे भी जाते हैं, ये लोग 550 ईस्वी तक शासन करते हैं। लेकिन ये प्रभावशाली शासन है जब गुप्तों ने अच्छे से शासन किया। और फिर आगे चलकर 555 यानी 455 के बाद 550 ईस्वी पर गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है। गुप्त साम्राज्य का पतन, और फिर से गुप्त साम्राज्य का पतन होते ही जो ये राजनीतिक एकता की स्थिति बनी थी, ये फिर से कमजोर पड़ जाती है और राजनीतिक विखंडन होने लगता है। परंतु इस राजनीतिक विखंडन को फिर से एक बार दूर करने का कार्य कर देंगे हर्षवर्धन ऑफ थानेश्वर एंड कन्नौज, पुष्यभूति राजवंश से संबंधित। तो देखिए ये ब्लू पैच जो बड़ा वाला ये है ना, ये इसको हम लोग कलर ही कर देते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा क्षेत्र गुप्तों का है जिस पर वे शासन किया करते थे। और बाद में ये वाला क्षेत्र भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने जीत लिया था, और नीचे वाकाटक पर भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासन स्थापित हो गया था प्रभावती गुप्ता के थ्रू। तो इतना बड़ा क्षेत्र पर शासन स्थापित होना, यद्यपि कि मूल क्षेत्र गुप्तों का यही था, यूपी और बिहार और मध्य प्रदेश के जो हिस्से हैं मूल क्षेत्र ये था। लेकिन फिर गुप्तों के पतन के बाद फिर से एक बार राजनीतिक एकता टूटती है, और उससे फिर से दोबारा राजनीतिक रूप से एकीकृत करने का काम हर्षवर्धन ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी वो करेंगे। तो देखिए ये जो आपको पैच दिखाई दे रहा है, ये पैच हर्षवर्धन का है। तो ये एक बड़े हिस्से पर अपना शासन स्थापित करते हैं, मुख्यतः देखिए हरियाणा से लेकर के। तो यहां पर बहुत छोटा लिखा हुआ है, आपको दिखेगा नहीं मैप में, मैं इसको फिर से लिख देता हूं। ये है थानेश्वर। थानेश्वर तो पुष्यभूति राजवंश के शासक यानी हर्षवर्धन के पूर्वज, वो पहले, इनके पहले वाले शासक जैसे प्रभाकर वर्धन वगैरह, वो लोग थानेश्वर या स्थानेश्वर, हरियाणा स्थानेश्वर से शासन करते हैं। और बाद में ये लोग फिर स्थानेश्वर से कन्नौज अपनी राजधानी स्थानांतरित कर लेते हैं, और फिर कन्नौज उत्तरी भारत में सत्ता का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरता है, जो मुख्य व्यापारिक मार्ग पर होना, ये बड़ी खास बात है कि कन्नौज मुख्य व्यापारिक मार्ग पे पड़ रहा है। इसकी रणनीतिक अवस्थिति बहुत शानदार है, और चूंकि गंगा वैली में है कन्नौज, तो अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र और
कन्नौज की अवस्थिति, जो भौगोलिक अवस्थिति में ये था कि ये ऊंचाई पे, हल्का सा हाइट पे था, तो ये हाइट पे होने की वजह से बड़ा सुरक्षित क्षेत्र था। तो संभवतः इन्हीं कारणों से फिर हर्षवर्धन इन लोगों ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। और पहले पुराने समय में जब पहले वाले शासक थे, हर्षवर्धन के पहले वाले शासक, वो लोग स्थानेश्वर या थानेश्वर से शासन करते थे। हर्षवर्धन ने मूलतः कन्नौज से शासन किया और वो प्रयागराज में भी प्रयागराज में धर्म सभाओं का भी आयोजन किया करते थे। तो ये उतना बड़ा तो नहीं दिख रहा है हमें, देखिए ना, गुप्तास जितना बड़ा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी गुप्तास का आधा कह सकते हैं या 40-45% इतना तो कम से कम इन लोगों ने राजनीतिक रूप से जीत कर उत्तरी भारत को एक कर दिया था। और यही इनका प्राचीन भारत में ऐतिहासिक महत्व है। ठीक है, और फिर हर्षवर्धन या थानेश्वर राजवंश के पतन के बाद देखिए फिर उत्तरी भारत का बुरी तरीके से राजनीतिक विखंडन हो जाएगा। तो हर्षवर्धन के बाद वाला जो काल आता है ना, उससे हम लोग मुख्यतः राजपूत काल की संज्ञा देते हैं। पाल, प्रतिहार, चालुक्य वगैरह भी होते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष भी होता है, आगे के अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद तो फिर हम देखेंगे कि 10वीं, 11वीं और 12वीं शताब्दियों में उत्तरी भारत बुरी तरीके से राजनीतिक रूप से विखंडित हो जाता है और इसे हम राजपूत काल की संज्ञा देते हैं, मुख्य रूप से 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं शताब्दियों में। और इधर आप देख रहे हैं कि गजनी में ये गजनवी यहां पर शासन कर रहे हैं। और फिर यही तुर्कों और राजपूतों में फिर क्षेत्र, संसाधन आदि को लेकर के संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा आगे चल करके। तो यहां से तो फिर मध्यकाल, हम लोग पूर्व मध्यकाल ले लेते हैं। हर्षवर्धन तक मुख्यतः हम लोग प्राचीन काल कंसीडर करते हैं कि हर्षवर्धन तक ही प्राचीन काल लिया जाए। कहीं ना कहीं तो लैंडमार्क लेना ही होता है। वैसे ये तो बहुत मुश्किल है बता पाना कि इस साल आकर के प्राचीन काल खत्म हो गया और यहां से प्राचीन काल शुरू हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई डेट या कोई वर्ष नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक लैंडमार्क माना जाता है कि हर्षवर्धन तक आते आते जब हम पढ़ रहे होते तो मान लेते हैं कि यहां पर प्राचीन काल का हम द एंड कर लेते हैं और यहां से पूर्व मध्यकाल और फिर आगे मध्यकाल पढ़ लेंगे। तो ये डिवीजन हम करते हैं, ये विभाजन हम करते हैं और ये विभाजन कृत्रिम विभाजन होता है। वरना इतिहास की तो अपनी एक धारा है, वो बह जा रही है, घटनाएं घटती रहती है। हम और आप अपने अध्ययन की सुविधा के लिए ये प्राचीन भारत है, ये मध्यकालीन भारत है, फिर यहां से आधुनिक भारत, ऐसे बांट करके पढ़ लेते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है पढ़ना। तो ये राजपूत काल कहलाता है। और अगर हम हर्षवर्धन के प्रारंभिक जीवन के विषय में जानकारी लें तो हर्षवर्धन का प्रारंभिक जीवन और वंश, तो इनका जन्म 590 ईस्वी के आसपास हुआ था। पुष्यभूति, मैंने आपको कई बार बोला, ये पुष्यभूति वंश से संबंधित शासक थे जो कि बिहार, आधुनिक हरियाणा से संबंधित थे। इनके फादर राजा, हर्षवर्धन के राजा, उनके माता के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना हमें पता है कि हर्षवर्धन एक ठीक ठाक लोकप्रिय शासक थे, ठीक है ना। और माना जाता है कि इनकी माता का नाम राज्य लक्ष्मी था। थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, एनसीईआरटी में जो कम है थोड़ा सा बढ़ा करके, कि प्रारंभिक परीक्षा में थोड़ी और हेल्प हो जाएगी हमें। तो हर्ष के पिता की मृत्यु के बाद उनकी बड़ी बहन राज्यलक्ष्मी ने उनके छोटे भाई राज्यवर्धन को उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया। राज्यवर्धन, ठीक है, इनके पहले हैं, लेकिन राज्यवर्धन की हत्या हो गई। और राज्यवर्धन की हत्या हुई तो हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में कन्नौज की गद्दी पर बैठने का निर्णय लिया। तो ये 606 ईस्वी में कन्नौज पर विराजमान होते हैं और तब तक कन्नौज को पुष्यभूति अपनी राजधानी बना चुके थे और कन्नौज का बहुत अधिक भौगोलिक और रणनीतिक सामरिक महत्व रहा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कन्नौज मुख्य व्यापारिक मार्गों पर है, गंगा घाटी का क्षेत्र है, अत्यधिक उपजाऊ और संसाधनों से भरपूर और ऊंचाई में थोड़ा ज्यादा है, तो रणनीतिक अवस्थिति भी बहुत अच्छी है। इसीलिए इन लोगों ने थानेश्वर से हट करके फिर कन्नौज पर अपना आधिपत्य जमाया और वहीं से शासन किया करते थे।
तो हर्षवर्धन एक लोकप्रिय शासक के रूप में उभरते हैं और ये एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ हर्षवर्धन का साम्राज्य था, यद्यपि कि उतना विशाल नहीं था जितना कि गुप्त राजाओं ने या फिर उनके पहले मौर्यों ने स्थापित किया। तो यहीं पर हम देख ले रहे हैं, विशाल तो जरूर है लेकिन तुलनात्मक रूप से उतना विशाल नहीं है जितना कि गुप्त या उनके पहले मौर्य साम्राज्य। ये पूरे उत्तरी भारत में नहीं फैला है, उत्तरी भारत के एक क्षेत्र में ही है। तो अगर हम बहुत विशाल कहेंगे तो थोड़ा अतिशयोक्ति हो जा रहा है। ठीक है, एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, उत्तर भारत का अधिकांश हिस्सा इसमें शामिल है, जैसे कन्नौज, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र, बंगाल, हरियाणा, पंजाब के कुछ क्षेत्र, हरियाणा और दिल्ली भी है। ठीक है, दक्षिण भारत में ये नहीं पेनिट्रेट करते हैं, नहीं इनका प्रभाव रहा है। ठीक है, बहुत सीमित रहा और उन्होंने दक्षिण भारत के राज्यों में कई संघर्षों में विजय प्राप्त की, परंतु कुछ में हारे भी, जैसे पुलकेशिन द्वितीय से हारे थे। और इन्होंने उत्तरी भारत में अपनी सत्ता स्थापित की थी। उनका साम्राज्य मुख्यतः उत्तरी भारत और पूर्वी भारत के इलाकों में, क्षेत्रों में ही फैला हुआ था। ठीक है, कन्नौज को हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई। इनके पहले से कन्नौज राजधानी बन चुकी थी और उसकी अवस्थिति बहुत शानदार थी, इसी वजह से कन्नौज को राजधानी के तौर पर चुना गया, जहां से पूरे क्षेत्रों पर चहुं दिशाओं में नियंत्रण रखा जा सकता था और इसे राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बना दिया। और वर्तमान में कन्नौज अपने इत्र के उत्पादन, इसको इत्र नगरी भी बोला जाता है आज के दौर में। तो ये राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनता है। ठीक है, और कन्नौज के विकास में हर्षवर्धन ने काफी बड़ा योगदान दिया और ये उस समय का प्रमुख राजनीतिक केंद्र तो बना ही बना, और राजनीतिक केंद्र के साथ साथ सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र भी बन गया। अब प्रशासन देखें हर्षवर्धन का, तो हर्षवर्धन का प्रशासन केंद्रीकृत तो है, लेकिन ये केंद्रीकरण ज्यादा नहीं है। मतलब ये कोई बहुत मजबूत शासक नहीं है। ये मत समझ लीजिएगा कि हर्षवर्धन कोई अति शक्तिशाली और बहुत मजबूत शासक है, क्योंकि हर्षवर्धन के समय जब धातु के सिक्कों की उपलब्धता कम हुई, मेटल कॉइन्स कम हुए, तो हर्षवर्धन ने भूमि के अनुदान के द्वारा अपने अधिकारियों को पेमेंट देना शुरू कर दिया था। तो वास्तव में ये जो अधिकारियों को भी भूमि अनुदान देने की प्रथा चली ना, इसको मूल रूप से हर्षवर्धन के ही टाइम पे प्रारंभ किया गया था कि पेमेंट, मुख्य रूप से कि पेमेंट देने के लिए सिक्कों की उपलब्धता नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि अधिकारियों को गांव दान में दे देते हैं। तो गांव दिए जाने, वेतन के बदले गांव दान में दिए जाने लगे, भू दान में दिए जाने लगे। तो हर्षवर्धन के शासन काल में एक गड़बड़ी, या पुष्यभूतिस के शासन काल में हमें एक गड़बड़ी ये दिखाई दे रही है कि ये शासक बड़ी संख्या में भूदान कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में ही हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे भूदान बढ़ता जाएगा, खुद राजा के हाथ से उसके क्षेत्र, उसके गांव निकलते जाएंगे और राजा की सत्ता धीरे 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 कमजोर पड़ती जाएगी। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब खुद राजा एक छोटे से क्षेत्र में सिमट कर रह जाएगा। तो हर्षवर्धन का शासनकाल अति केंद्रीकरण या मजबूत कोई शासनकाल नहीं है, क्योंकि भूमि अनुदानों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हर्षवर्धन का शासन कमजोर पड़ता जाएगा, क्षेत्र इनके हाथों से निकलते जाएंगे। हाँ, प्रशासक ये अच्छे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चूंकि सिक्कों की ही उपलब्धता कम हो चुकी है, तो पेमेंट दे तो दे कहां से सिक्कों में, तो भूमि अनुदान देना इनकी मजबूरी भी बन गई थी। लेकिन फिर भी कर संग्रहण प्रणाली, न्याय व्यवस्था और सैन्य शक्ति पर इन्होंने ध्यान दिया था। किसानों से एक निश्चित कर लिया करते थे, लगान या भू राजस्व लिया करते थे। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, भारतीय राजा अपने किसानों से ना ज्यादा लगान नहीं लेते थे। आमतौर पे ये लगान, रेट ऑफ लगान जो होता था, लगान की दर, ये इस बात पर निर्भर करता था
कि कितना उपजाऊपन है उस क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष में बारिश की कितनी मात्रा है, मिट्टी का गुणवत्ता कैसा है, मिट्टी कितनी उपजाऊ है, उस आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था। और जैसे उपज का, ये लगान जो लगता था ना, ये उपज पर लगता था, कृषि उपज पर, जमीन पर, भूमि पर नहीं लगता था, कृषि उपज पर लगता था। तो कृषि उपज का 1/8, 1/6, 1/4 ऐसे ही लगान हुआ करता था। तो यूं समझ लीजिए 15% उपज का, या उपज का 20, या उपज का 25%, 30% इसी के आधार पर, या 40% भी लिया जा सकता था, लेकिन वो उन्हीं क्षेत्रों से 40% वसूला जाता था उपज का लगान के रूप में जो अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र थे, जैसे गंगा यमुना का दोआब। ठीक है, तो सैन्य बल हर्षवर्धन का मजबूत तो है, सैन्य बल मजबूत तो है, लेकिन उस स्तर का नहीं है जैसे कि गुप्त या कुषाण या फिर सम्राट अशोक मौर्यों के स्तर का था। तो सेना, राज्य चलाना है, सेना तो मजबूत रखना ही पड़ेगा, लेकिन यह मजबूती उतनी नहीं है जैसे कि पहले के बड़े राजवंशों में हुआ करती थी। ठीक है, इन चूंकि पैदल घुड़सवार और सैनिक हाथी ये तो पहले से शामिल है, मगध मगध के जमाने से ही चला आ रहा था कि इस तरह का सेना का विभाजन किया गया था कि पदाती सेना यानी कि पैदल सेना, हस्ती सेना, घुड़सवार सेना, ठीक है, ये सब बांट के रखा जाता था। तो इन्होंने कुछ युद्ध लड़े, कई बार जीते और कई बार हारे, और न्याय प्रणाली पर भी इन्होंने जोर दिया था। और देखिए, माना जाता है कि एक अच्छा राजा वही है जो सही सही जस्टिस, सही सही न्याय प्रदान करे। तो न्याय प्रदान करने के मामले में ये अच्छा काम करते थे भारतीय शासक हमेशा से, कि निष्पक्ष न्याय करना राजा का नैतिक दायित्व, प्रशासनिक दायित्व होता है, निष्पक्ष न्याय देना चाहिए। न्याय के मामले में भारतीय राजा हमेशा से, न्याय प्रदान करने के मामले में बहुत बढ़िया रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए हर्षवर्धन के प्रशासन में इनकी धार्मिक नीति, धार्मिक नीति, तो ये धार्मिक रूप से हर्षवर्धन बहुत ही उदार और सहिष्णु थे। ठीक है, यद्यपि कि ये स्वयं एक बौद्ध भक्त थे, बौद्ध भक्त थे, परंतु अन्य धर्मों को भी समान रूप से प्रश्रय या पैट्रोनाइज करते थे, प्रश्रय दिया करते थे। हिंदू धर्म का भी पूरा संरक्षण एवं आदर सम्मान इनके मन में था, और विभिन्न धार्मिक परंपराओं को भी ये सम्मान दिया करते थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हर्षवर्धन के शासनकाल में। और सम्राट हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और स्वयं बौद्ध धर्म के प्रति आस्थावान थे, और बौद्ध भिक्षुओं की सहायता भी किया करते थे। इनके साथ ही उन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक स्थलों का संरक्षण भी किया, और इधर हिंदू धर्म का भी संरक्षण कर रहे हैं, धार्मिक रूप से पूरी तरह से सहिष्णु बने हुए हैं, तो हिंदू धर्म के लिए भी सहिष्णुता दिखाई। काशी, प्रयाग और अन्य धार्मिक स्थलों के लिए दान दिया करते थे, और कई हिंदू अनुष्ठानों में भी ये पार्टिसिपेट करते थे, भाग लिया करते थे। तो धार्मिक नीति जब आती है तब हम ये देखते हैं कि ये अति उदारवादी और सहिष्णु नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हर्षवर्धन के शासनकाल और उनके समय के विषय में जानकारी हमें मुख्यतः दो स्रोतों से प्राप्त होती है। तो अगर हमें हर्षवर्धन के इतिहास का पुनर्निर्माण करना हो तो हम मुख्यतः दो साक्ष्यों पर निर्भर हैं। ठीक है, इसमें से एक तो स्वयं बाण भट्ट हैं जो हर्षवर्धन के दरबार में है, बाण भट्ट। तो बाण भट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी ही लिखी है। तो बाण भट्ट और हर्षचरित तो हर्षवर्धन के दरबार में ही है बाण भट्ट, और इन्होंने हर्षचरित नाम के एक काव्य की रचना की। ये मूल रूप से हर्षवर्धन की जीवनी है, ठीक है ना, और जीवन और शासन काल के विषय में विस्तृत विवरण बाण भट्ट ने हर्षचरिता में दिया हुआ है। तो अगर प्रश्न बनना होगा प्रारंभिक परीक्षा में तो वो इन्हीं दोनों लोगों से बनेगा, बाण भट्ट और फिर चीन के यात्री युआनचांग या वेनसांग, जो इनके दरबार में
7वीं शताब्दी के मध्य में आए थे। तो यहीं से प्रश्न बनने की संभावना है। बाकी अभी तक तो हम जो पढ़ रहे थे वो कोरिलेट करके पढ़ रहे थे। तो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस हैं जो प्री एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और वैसे भी राजनीतिक इतिहास मुख्य परीक्षा में आता नहीं है। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास से यूपीएससी पूछा करती है मुख्य परीक्षा के लिए। तो हर्षचरित में हर्षवर्धन का राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान को बताया गया है। ठीक है ना। तो बाणभट्ट के इस काव्य में साहित्यिक दृष्टिकोण से बहुत उच्चता है, मतलब ये उच्च कोटि का साहित्य है। इसकी शैली बहुत शानदार है और उस समय के समाज, संस्कृति, धार्मिक व्यवस्था और मूल रूप से राजनीति का विस्तृत विवरण दिया हुआ है। इसके अलावा कादंबरी की भी रचना बाणभट्ट ने की। ठीक है, जो हिंदी साहित्य में एक प्रमुख काव्य मानी जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, बाणभट्ट, हर्षचरित और कादंबरी। ठीक है, और हर्षवर्धन और चीनी यात्री युआन च्वांग। ठीक है, या वेन सांग भी लिख सकते हैं आप। देखिए वैसे लिखा हुआ है वेन सांग, लेकिन इनका मूल नाम है युआन च्वांग। युआन च्वांग बोलने में लगना चाहिए ना कि चीन के युआन च्वांग, वेन सांग बोलने में थोड़ा लग रहा है कि जाना पहचाना लग रहा है, और युआन च्वांग बोलने में लग रहा है हाँ चाइना वाले। ठीक है, तो हर्षवर्धन के दरबार में भी ये दरबार में भी आए। तो यहां प्रसंगवश ये भी ध्यान रखिएगा कि जब फाहियान, एक अन्य चीनी यात्री, इनके भी 250 साल पहले एक अन्य चीनी यात्री, चीनी का मतलब शुगर नहीं, चीनी मतलब चाइना, तो एक अन्य चीनी यात्री फाहियान जब आए थे, फाहियान, तो वो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नहीं आए थे, उनके समय में आए थे। और उनके आने का, फाहियान के आने का उद्देश्य महायान बौद्ध ग्रंथ की तलाश करना था, खोज करना था, ताकि बौद्ध धर्म के विषय में और ज्यादा वो जानकारी जुटा सकें। और वेनसांग के आने का उद्देश्य भी वही है, महायान बौद्ध ग्रंथों की तलाश में। लेकिन जहां एक और फाहियान दरबार में नहीं आए थे, तो ये हर्षवर्धन के दरबार में, युआन च्वांग हर्षवर्धन के दरबार में पहुंचते हैं और इन्हें बड़ी संख्या में किताबें उपलब्ध भी कराई गई थी। ठीक है, तो युआन च्वांग भारत की यात्रा करते हैं और ये हर्षवर्धन के दरबार में आते हैं। तो ये धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति का विस्तृत विवरण करते हैं। उन्होंने हर्षवर्धन के दरबार में स्वागत किया गया। आप देखिए, एक भिक्षु और चीनी यात्री आएगा तो स्वागत तो आदमी करेगा ही, भगा थोड़ी ना देगा। तो वेनसांग ने अपनी यात्रा के दौरान बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थलों का भी दौरा किया। तो इससे एक और चीज हमें पता लगता है, देखिए कि वेनसांग ने अपने यात्रा वृतांत में, वर्णन में ये बताया है कि वो महात्मा बुद्ध से संबंधित उन स्थलों, उन नगरों की ओर गए जो कहीं ना कहीं तथागत बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए थे। और ये बताते हैं वेनसांग कि जब वो उन नगरों को गए जो कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने उन नगरों को लगभग उजड़ा हुआ पाया, लगभग उजड़ा हुआ पाया। इसका मतलब है वेनसांग अपने विवरण में ये बता रहे हैं कि उस समय के भारत में जो नगरीकरण था, वो नगरीकरण धीरे धीरे डाउन हो रहा था, पतन हो रहा था। यहां से हमें ये भी एक बात पता चल रही है कि नगरीकरण और मुद्रा व्यवस्था का तेजी से क्षरण हो रहा था। तो विनगरीकरण और विमौद्रीकरण की प्रक्रिया हर्षवर्धन के शासनकाल में हमें समझ में आ रही है वेनसांग के विवरण से, कि आर्थिक दशा कुछ बढ़िया नहीं चल रही है, वरना नगरों का पतन ना हुआ होता। और सिक्कों की कमी भी ये बता देती है कि व्यापार और वाणिज्य कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वरना हर्षवर्धन को अपने अधिकारियों को पेमेंट देने में, वेतन आदि देने में भूमि अनुदान का सहारा ना लेना पड़ता, वो सिक्कों में पेमेंट कर रहे होते ना। क्योंकि सिक्कों की उपलब्धता में भारी कमी दिखाई दे रही है। और वेनसांग के विवरण में हमें यह पता चल रहा है कि नगर उजाड़ हो रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था की स्थिति जो इंडिकेशन है, ये अच्छी अर्थव्यवस्था का सूचक नहीं, इंडिकेटर नहीं माना जाता है।
तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हमें निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति कुछ बढ़िया नजर नहीं आ रही है और नगरों का पतन हो रहा है और सिक्कों की उपलब्धता में तेजी से कमी आ रही है, जिसके कारण भूमि अनुदान की प्रथा में बहुत तेज बढ़ोतरी हुई है। और हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में बड़ी संख्या में भूमि अनुदान करना प्रारंभ कर दिया था। तो हम ये देखते हैं कि हर्षवर्धन के शासनकाल के पहले जब राजा लोगों ने भूमि अनुदान किया था, तो भूमि अनुदान बड़ी संख्या में नहीं हो रहे थे, कम कम हो रहे थे भूमि अनुदान। लेकिन हर्षवर्धन ने भूमि अनुदानों की संख्या बढ़ाई, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक स्थिति संकट में है, ठीक नहीं है। लेकिन हर्षवर्धन का धार्मिक योगदान के अलावा कई सांस्कृतिक योगदान भी है। तो कला और संस्कृति में इनका समग्र योगदान रहा। धार्मिक रूप से ये बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव रखते थे, परंतु हिंदू धर्म के प्रति सहिष्णु बने हुए थे। और उनके दरबार में साहित्य, संगीत, नृत्य, कला की प्रगति हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। साहित्य के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया बाणभट्ट ने, जिन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी ही लिख डाली, हर्षचरिता। और अन्य कवि और साहित्यकार थे जिन्होंने साहित्यिक धरोहर को बढ़ाया, जो उनके दरबार में उपस्थित थे। आज के समय में कला, मूर्ति कला, चित्रकला और स्थापत्य कला में भी काफी विकास हुआ। और स्वयं हर्षवर्धन के विषय में कहा जाता है कि वे स्वयं भी लेखक और कवि थे। यद्यपि कि ये बहुत गारंटी से हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हर्षवर्धन ने प्रिय दर्शिका, रत्नावली और नागानंद, 3 रचनाएं हमें हर्षवर्धन के नाम पे मिलती हैं कि हर्षवर्धन ने इन्हें लिखा। और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ये तीनों रचनाएं हर्षवर्धन की नहीं है, ये हर्षवर्धन ने लिखवाया था अपने नाम से। लेकिन जो भी हो, प्रश्न तो पूछा जा सकता है हर्षवर्धन की रचनाओं पर। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। चाहे उन्होंने स्वयं लिखा हो, चाहे ना लिखा हो, प्रीलिम्स में तो आ सकता है, तो हम उतने विवाद में नहीं उलझ रहे हैं, ठीक है ना। और बाणभट्ट हर्षचरिता, कादंबरी, और इधर हर्षवर्धन ने कई मंदिरों और बौद्ध मठों का निर्माण, पुनर्निर्माण किया। नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में भी योगदान दिया, जो मूल रूप से गुप्त शासक कुमार गुप्त के शासनकाल में बनाया गया था। तो उससे थोड़ा ठीक ठाक किया होगा इन्होंने, रिपेयर वर्क कराया होगा, ऐसे कुछ ना कुछ काम जरूर कराया उन्होंने, पुनर्निर्माण कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में प्रमुख योगदान दिया, जो उस समय का प्रमुख हमारे यहाँ का, और बल्कि यूं कह लीजिए कि उस समय बहुत दूर दूर तक नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति फैली हुई थी और दुनिया जहान से लोग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया करते थे। तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में बताया जाता है कि 10,000 विद्यार्थी पढ़ा करते थे, 10,000 विद्यार्थी, और मल्टीपल डिसिप्लिन्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी वगैरह, आयुर्वेदा सब लेकर के। और बौद्ध केंद्र तो था ही नालंदा, तो बौद्ध मुख्य रूप से मठ था ना, बौद्ध मठ के अलावा तमाम, बुद्धिज्म के अलावा तमाम अन्य विषय, धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष विषयों की शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय या नालंदा मठ में दी जाती थी। तो नालंदा मठ का प्राचीन भारत के इतिहास में शिक्षा, संस्कृति, धर्म आदि के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और हर्षवर्धन ने उस विश्वविद्यालय को फिर से अच्छा करके, रिपेयर करके, उसको संरक्षण देके शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना महान योगदान दिया। यह हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के राज्य का देखिए ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो ऐतिहासिक महत्व यह है कि गुप्त शासन के पतन के बाद, 550 ईस्वी में गुप्तों के पतन के बाद उत्तरी भारत में जो राजनीतिक विकेंद्रीकरण और राजनीतिक रूप से जो डिसइंटीग्रेशन
आया, बिखराव आया, उस बिखराव को हटा करके एक बार पुनः हर्षा ने उत्तरी भारत के कम से कम एक बड़े हिस्से को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांध तो दिया ही था, परंतु चूंकि भूमि अनुदान की संख्या बढ़ रही थी तो उसी के अनुपात में केंद्रीकरण में लगातार कमी आती जाएगी। ठीक है, फिर भी अपने इन सभी कारणों से हर्षवर्धन प्राचीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और हम मान्यता के स्तर पर मान सकते हैं इन्हें कि ये प्राचीन भारत के सम्राट अंतिम सम्राट हुए, क्योंकि इसके बाद तो पूरी तरह से राजनीतिक विखंडन का दौर आ जाएगा पूर्व मध्यकाल के। तो और ये भी महत्वपूर्ण है कि ये धार्मिक रूप से अति सहिष्णु थे और धार्मिक सहिष्णुता का उदाहरण देखने को मिलता है जब ये न केवल बौद्ध धर्म और बौद्ध संगमों का आयोजन कर रहे हैं, जैसे कन्नौज और प्रयागराज जैसे जगहों पर ये मीटिंग्स बुलाते थे। 2 मीटिंग्स इन्होंने बुलाई। इसके अलावा ये हिंदू धर्म का भी बराबर संरक्षण करते थे। धार्मिक रूप से ये भेदभाव की प्रणाली पर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, और प्रशासन अच्छा चला या जितने अच्छा चला सकते थे। धर्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र में कई सुधार किए। शिक्षा के केंद्र नालंदा को संरक्षण दिया और छोटे छोटे राज्य जो थे इनको अपने समय में अधीन करके उत्तर भारत में राजनीतिक एकता और स्थिरता लाने का महत्वपूर्ण काम किया। धार्मिक सहिष्णुता तो या फिर सांस्कृतिक विकास, ये हर्षवर्धन के शासनकाल के महत्वपूर्ण घटनाक्रम या फिर महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ठीक है, तो हर्षवर्धन के शासनकाल का ऐतिहासिक महत्व और ये अंतिम सम्राट प्राचीन भारत के, जिन्हें हम बोल सकते हैं कि इसके बाद तो फिर कन्नौज को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार, पाल, ठीक है, राष्ट्रकूटों के बीच में। और फिर उसके बाद वाला जो काल होता है वो पूरी तरह से राजनीतिक विखंडन का काल होता है, जब उत्तरी भारत पे बहुत से छोटे छोटे राजवंशों की सत्ता स्थापित हो जाती है। बहुत से छोटे छोटे राजवंश आ जाएंगे। फिर तो तमाम राजवंश से होते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्राचीन भारत में, तो अंत में हमें ये राजवंश पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर एंड कन्नौज करके मिलता है, जिसपे हमने एक संक्षिप्त चर्चा की। क्योंकि संक्षिप्त राजवंश है तो चर्चा भी थोड़ी संक्षिप्त ही रही है आज की। ठीक है, यहां से आगे हम लोग अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो एक और अध्याय रामशरण शर्मा सर की प्राचीन भारत एनसीईआरटी का लेंगे। और अब हमारे पास चर्चा करने के लिए 2 या 3 अध्याय ही रह गए हैं, तो शीघ्र ही हम लोग इस सीरीज को समाप्त कर रहे होंगे। और आप लोगों से ये उम्मीद है कि जरूर आप लोगों ने अच्छे से मेहनत की होगी और अपने नोट्स वगैरह भी बना लिए होंगे। पीडीएफ आपको अवेलेबल जरूर करा दिया जाता है, तो यहाँ पर जो हमारे पास नोट्स होता है ये आपको पहुंचा दिया जाता है, वहां से भी आप नोट्स बना सकते हैं। और लेक्चर को आप चाहें तो और तेज करके 1.5x या 2x पर भी रिपीट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, कि अगर वास्तव में सही मायनों में हम अपने आपके चयन को संभव बनाना चाहते हैं, जो कि हम अवश्य बनाएंगे, आप होंगे ही होंगे सफल, तो उसके लिए आपको एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करना होगा। और वो महत्वपूर्ण कार्य ये है कि आप दोहराइए इसको, रिवीजन। तो जिसको गुरु मंत्र कहते हैं ना, अगर आप मेरे से पूछें कि गुरु मंत्र दे दीजिए कि कुछ क्या किया जाए, तो मैं सिर्फ एक ही गुरु मंत्र आपको दूंगा कि आप जितना ज्यादा कंटेंट को दोहरा सकते हैं उतना ज्यादा दोहराइएगा। गिनिएगा मत, काउंट मत करिएगा, घड़ी मत देखिएगा पढ़ते वक्त कितना समय हो गया, अरे आधे घंटे से पढ़ रहे हैं फिर फुदक के उठ गए, फिर आधे घंटे से पढ़ रहे हैं फिर फुदक के। बैठिए, इत्मीनान से पढ़िए। 1 घंटे 1.5 घंटे बाद फिर 5-10 मिनट का, 1 घंटे बाद ब्रेक लीजिए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, थोड़ा चाय वाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए, घूम टहल लीजिए, फिर पढ़ने बैठ जाइए। तो रिवीजन करिएगा ना, बहुत ताबड़तोड़ रिवीजन करिएगा। बिना रिवीजन के आप सफल नहीं हो पाएंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बार बार रिवीजन करना ही पड़ता है। ठीक है, चलिए इन शब्दों के साथ आज का लेक्चर हम लोग समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।